हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर क्लास 10th के लिए। उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसका आज हम इस वीडियो में वन शॉट करने वाले हैं। वन शॉट का मतलब क्या होता है? वन शॉट का मतलब, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी बताया है, क्या कि यही होता है कि वन शॉट में हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, उस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कम समय में कवर कर लें। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इनको भी हमने आपको बताया है। ध्यान से समझते चलिएगा। भैया जब आपके साथ हैं तो काहे की दिक्कत है, बस पेपर का इंतज़ार रहेगा और पेपर में ऐसा फोड़ के आएंगे कि पेपर भी सोचेगा कि किसके पाले हम पड़ गए। तो इसलिए इस तरीके की आप यदि सोच रखते हैं तो साथ में जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाकी यहाँ पर देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक्स में सबसे पहले जानेंगे परिचय क्या होता है, इसका हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद जंतुओं में समन्वय, इसके अंतर्गत दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहला है जो मानव मस्तिष्क, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन। तो जंतुओं में कैसे समन्वय होता है इसके बारे में जानेंगे, मानव मस्तिष्क क्या होता है ये जानेंगे, और मानव में जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पादपों में समन्वय। पादप अपने आप को किस तरीके से व्यवस्थित रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और पादप के जो हार्मोन हैं उसको भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस इस तरीके से हम अपने इस वन शॉट को भी समाप्त कर देंगे और आपको भी मज़ा आ जाएगा कि हमने समय कम दे करके पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया या कवर कर लिया। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो वो भी ध्यानपूर्वक समझेंगे। जिन्होंने देखा उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं अभी तक पढ़ा है तो आराम से उनका भी पढ़ा हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से वन शॉट को। कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइए, बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम जानेंगे, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, तो हम इसी टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। इसके बारे में सबसे पहले हम यह जानते हैं। तो नियंत्रण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके घर में आपके पिता हैं, तो आपके पिता आपके ऊपर तथा आपके भाई बहन के ऊपर, मम्मी के ऊपर, मतलब जितने भी सदस्य रह रहे हैं घर पर, उनके ऊपर आपके पिता का क्या है, नियंत्रण है कि यदि जो वो कहेंगे वही आप लोग करेंगे। अगर उन्होंने कुछ कह दिया, यदि आप नहीं करते हैं तो उसके विपरीत कुछ ना कुछ अनुक्रिया या प्रतिक्रिया हो जाती है। तो जैसा कि मान लीजिए कि आपको हम पढ़ा रहे हैं और हमारे सामने या आपके स्क्रीन के सामने अचानक से कोई और दूसरा व्यक्ति आ जाए, तो आप अचानक से चौंक जाएंगे। तो आपके सामने क्या हुआ, उद्दीपन देखा आपने, उद्दीपन समझ रहे हैं कि आपके सामने अचानक से होने वाली जो क्रिया होती है उसको उद्दीपन बोलते हैं। तो आपने उस व्यक्ति को देखा तो आपके अंदर उद्दीपन क्रिएट हुआ, उद्दीपन उत्पन्न हुआ। उसके बाद जब आप देखने के बाद क्या करते हैं, जो भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं उस प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ गए? तो इस तरह नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क हमारे हर एक बॉडी पार्ट को ऐसे ऐसे चलाने का नियंत्रण करता है, ठीक। तो ये हमारा नियंत्रण समझ गए कि क्या होता है नियंत्रण। तो नियंत्रण समझिए। अब हम समझते हैं समन्वय। ये समन्वय क्या होता है कि आपका मस्तिष्क है और विभिन्न अंग तंत्र मिल करके यदि एक काम करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे चल रहे पैरों में कांटा लगता है, तो जैसे ही कांटा लगता है तुरंत आप देखते हैं हाँ ये क्या हुआ। तो आपने जैसे ही कांटा लगा, आपने देखा ये क्या हुआ, तुरंत चलते हैं और निकालते हैं, हटा लेते हैं तुरंत पैर। तो इस तरीके से आपने विपरीत क्रिया दर्शाई, अनुक्रिया दर्शाई। तो इस तरीके से आपने समझा कि ये क्या होता है, समन्वय क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि हमारे मस्तिष्क और हमारे अंगों के बीच में तालमेल बिठाने को ही हमारा समन्वय कहलाता है। मतलब मस्तिष्क तथा विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बिठाना, समझ रहे हैं। मस्तिष्क तो यहाँ है लेकिन अंग तो बहुत दूर दूर है। देखिए ये हाथ यहाँ, ये और बाकी चीजें अलग अलग हैं।
तो इनके बीच तालमेल बिठाने का काम कौन करता है? समन्वय करता है। और तालमेल बिठाने के ही काम को ही हम समन्वय कहते हैं। नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है, समन्वय हमारा तालमेल बिठाने का काम करता है। बस सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए। अब देखिए, नियंत्रण और समन्वय में कौन कौन से जो अंग होते हैं वो काम लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन जानते हैं? सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी, देखिए सेंसरी ऑर्गन क्या होता है जानेंगे? जानते हैं। देखिए सेंसरी ऑर्गन क्या होता है। देखिए सेंसरी ऑर्गन जो हमारे संवेदी अंग होते हैं 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारी स्किन। स्किन जानते हैं? त्वचा। तो त्वचा जैसे ही बाहर से कोई भी गर्म या ठंडा महसूस करती है तो हमारे अंदर वह विपरीत क्रिया करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने गर्म कप वाली चाय को छुआ, जैसे ही आप छुएंगे तुरंत आपका हाथ बाहर आ जाएगा। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए। इसी क्रिया को हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं, या इस क्रिया को हम प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। जानते हैं? चाप, प्रतिक्रिया चाप, ये जानते हैं ना? तो हाँ, बस यही बोलते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए क्या है कि सेंसरी ऑर्गन में सबसे पहले हमारा हो गया त्वचा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आँख, नाक और 3 ये हो गए। ठीक है। और बताइए, तो और ये है कौन कौन से हैं? कान और जिह्वा। तो 5 हमारे हो गए। पहला हो गया हमारा त्वचा, आँख, नाक, कान, जिह्वा। तो ये हमारे पास 5 हो गए। तो इन्हीं 5 के माध्यम से हमारे शरीर में तालमेल बिठाने का काम होता है। देखिए, समझते हैं क्या? समझिए। देखिए, इतना बार से आप समझ गए कि तालमेल बिठाना या नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ठीक है। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं कहाँ पर? तंत्रिका तंत्र। इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से? इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो देखिए, ये सब हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया है? नहीं समझ आ रहा है? कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा तो देखिए क्या है। देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें से हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। ठीक है। इसमें, इस तंत्र में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जैसे पहला ऑर्गन है हमारा मानव मस्तिष्क, या मस्तिष्क को बोल सकते हैं ब्रेन। सेकेंडरी ऑर्गन है हमारा क्या? बताइए। सेकेंडरी ऑर्गन है हमारा मेरु रज्जु, जिसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो इतनी जब आप बात समझ गए तो तंत्रिका तंत्र का यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। खत्म का मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर है, इस पर हम जब अगली क्लास में जाएंगे तो इस टॉपिक पर बड़ा चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन आप अभी 10th लेवल में है, हम उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र में बस आप यही समझिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, मेरुरज्जु आती है। कपाल तंत्रिकाएं, देखिए ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। ये टॉपिक अभी हम आपको समझाएंगे। पहले उससे पहले हम ये चीज़ें समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया, इसको रिफ्लेक्टिव जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो बस ये समझिए प्रतिवर्ती क्रिया होती है बिना सोचे समझने वाली क्रिया। मतलब बिना सोचे समझने वाली क्रिया का मतलब क्या है कि आपको यदि मान लीजिए पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, मान लीजिए कि हमें बुला रहे हैं ज्ञान उदित के भैया। कौन भैया? रितेश भैया। तो रितेश भैया जब भी हमको पीछे से कोई बुला रहा है तो हमारे कानों में, ये सेंसरी ऑर्गन ने बताया, तो इन कानों द्वारा हमारे जहाँ पर ऑर्गन मतलब बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। यही हमने लिखा है कि संवेदी अंग द्वारा ग्राही होता है। संवेदी अंग क्या होते हैं? ग्राही होते हैं, और ये ग्रहण करते हैं बाहरी संवेदनाओं को। फिर उसके बाद संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक हमारी बात को पहुंचाते हैं, जो हमने बाहर से ऑब्जर्व किया है। ठीक, किसने ऑब्जर्व किया? हमारे संवेदी अंग ने। तो ये संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक जाते हैं, और मेरुरज्जु वहां पर उस क्रिया का या उस उद्दीपन का क्या करता है? विश्लेषण करता है। और विश्लेषण करने के पश्चात प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा प्रेरक तंत्रिकाओं को प्रेरित करता है कि हाँ, तुम जाओ, यह क्रिया अपनाओ या यह क्रिया दर्शाओ। अनुक्रिया होगी,
तो यहाँ पर प्रेरक तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं कहाँ पे जाती हैं? मांसपेशियों में, मसल्स में जाती हैं। और जैसे कि हमको पीछे से तुरंत बुलाया और हम तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं, और इसी क्रिया को पीछे तुरंत, मतलब कि ये तुरंत होने वाली क्रिया है और बिना सोचे समझने वाली क्रिया है। और इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप सीधे सीधे चल रहे हैं और सामने से आपके एक कुत्ता मिल जाता है, आपको सामने एक कुत्ता मिल जाता है और कुत्ता ने आपको ऐसा देखा, मतलब आप ऐसा चित्र बनाकर जा रहे हैं विचित्र होकर के, कि आपको कुत्ते ने देखा और कुत्ते ने आपको पहचान लिया कि आप उसके दुश्मन हो। तो जैसा ही आपके ये बीच में कनेक्शन बैठता है तो कुत्ता आपको खेद लेता है। खेद का मतलब आपको दौड़ा लेता है। तो आपने जैसे ही कुत्ते को देखा और कुत्ते का गुस्सा भरा चेहरा देखा, तो आपके अंदर तुरंत ये जो हार्ट बीट वाला टॉपिक है, हार्ट बीट वाला टॉपिक नहीं, आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो धीरे धीरे अचानक से ही स्पीड में, मतलब कि अभी हमारा 120 और 80 होता है ना, तो ये अधिक हो जाता है, मतलब इससे अधिक हो जाता है, हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है इस तरीके से, और हमें पसीना भी छूटने लगता है। तो ये सारी क्रियाएं बिना सोचे समझने वाली क्रियाएं होती हैं। मतलब हम इनको सोचे नहीं हैं, ये अपने आप से हो रही हैं, ये अपने आप से हो रही है ना, हम इसको करना चाह रहे हैं ना कुछ, और यदि हम करें ना तो हम फंस जाएंगे। इसलिए ये अपने आप से होती हैं। ये क्रियाएं हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। मान लीजिए कि आप गर्म कप को छू रहे हैं, तो आपका जो सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर कौन सा काम करेगा? त्वचा काम करेगा। तो त्वचा द्वारा यहाँ पे तुरंत ग्राही को ग्रहण किया जाएगा, फिर उसका संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे होती है पीछे मेरुरज्जु में, यहाँ पर आपको संदेश पहुँचाया जाएगा। फिर मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा आपकी मसल्स को क्या बोलेगा, क्या सिग्नल देगा कि उस हाथ को हटा लो, उस हाथ को मतलब अपने हाथ को हटा लो वरना जल जाओगे। तो इसलिए जैसे ही हम अपने गर्म हाथ को, मतलब गर्म हाथ नहीं, गर्म कप के हम अपने हाथ से छूते हैं, तुरंत हमारा हाथ पीछे आता है। ये बात समझ गए? देखिए इतने बड़े इतने छोटे से टॉपिक को यदि आप समझ रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात है। अब जब आप इतनी बात समझते हैं तो हम यहाँ पर तंत्रिका तंत्र वाला जो टॉपिक हम बता रहे थे उसको समझ सकते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। वाह, क्या पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मज़ा के साथ मज़ा भी आ रहा है, मतलब पढ़ाई के साथ मज़ा आ रहा है। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं कुछ आपके सामने, ये चित्र है, विचित्र सब चित्र है, बस समझने की कोशिश करिएगा। आप समझ ही गए होंगे जैसा कि हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो ये हमारा ये वाला चीज़, ये हमारा क्या है? मस्तिष्क है। अब आप सोच रहे होंगे मस्तिष्क तो इस तरीके का होता नहीं है, तो आप समझिए ना, नहीं होता वो तो हमको में मालूम है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर समझाने के लिए कैसा भी डायग्राम बना दें, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, मेरुरज्जु, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, इस तरीके से। अब यहाँ से इस खोपड़ी से, इस ब्रेन से, इस मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, ये क्या है? तंत्रिकाएं हैं। तो इस मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं ये हमारी तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? कपाली तंत्रिकाएं। और यहाँ पर हमारे ये जो मेरुरज्जु है, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाएंगी? मेरु तंत्रिकाएं। सिंपल सी बात है, बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वाली तंत्रिकाएं क्या होंगी? मेरु तंत्रिकाएं। देखिए यहाँ पर ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने समझा भी दिया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कपाल से निकलने वाली कितनी जोड़ी ऐसी हमारी तंत्रिकाएं होती है? तो यहाँ पर होती है 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी होती हैं। ये आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये क्या है? ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है, समझनी भी चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो समझनी चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं मानव मस्तिष्क क्या होता है, जो आप लेकर घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, ये क्या होता है समझिए। आइए समझते हैं, जो हम ये सब पढ़ रहे हैं इस मस्तिष्क में स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है ये समझेंगे ना,
और समझते हैं। बिना समझने से कैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे? तो जब आप समझ लेंगे तो एग्जाम में लिखने का मजा ही अलग होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क से पहले जो अभी हमने तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक लिखा था उसको और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि वह समझ आ जाएगा तो आपको डिटेल अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिए, तंत्रिका तंत्र, इसका मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे और आप समझते चलिएगा क्या है। तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है मानव मस्तिष्क, या इसको बोल सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ताता बना लिए, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद यहाँ पर होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? यहाँ पर आता है मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और इसमें भी दो चीजें आती हैं, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। अच्छा, ये नाम से भी आप समझ पा रहे हैं कि ये मेरु तंत्रिकाएं और ये कपाल तंत्रिकाएं, मानव मस्तिष्क, ये सब क्या है। यहाँ से आप समझिए तंत्रिका तंत्र मतलब यहाँ पे क्या होगा, तंत्रिकाओं का एक जाल होगा, ठीक। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब जो केंद्र में हो। देखिए, ये आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी है, तो इसके केंद्र में, इस अक्ष में ये वाली जो चीजें आती हैं ये केंद्र में होती हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही हमारा मस्तिष्क आ रहा है, मतलब केंद्र में आ रहा है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, ये भी हमारी केंद्र में ही आ रही है। तो इसलिए हमने इन दोनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रख दिया। उसके बाद अब परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है क्या हमारी बॉडी इतने को ही कंट्रोल करती है, हाथ वाथ हमारे ऐसे ऐसे कहीं घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो इनके लिए हमारी कपाल से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है, मतलब के मस्तिष्क से, और मेरुरज्जु से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, और उन तंत्रिकाओं के तंत्र को हमने बोल दिया परिधीय तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसको हमने दो टाइप से बांट दिया है, मतलब कपाल से जो निकलेंगी वो हमारी कपाली तंत्रिकाएं हो जाएंगी या कपाल तंत्रिकाएं, और जो मेरुरज्जु से निकलेंगी वो मेरु तंत्रिकाएं हो जाएंगी, मेरु तंत्रिकाएं है। यहाँ पे मेरु तंत्रिकाएं क्या हो जाएगा, मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है। आपने पढ़ा लिया है कि कैसे हमारी ये डिवाइड होती है, डायग्राम बना के हमने इसके पहले समझा दिया था। अब आइए देखिए, इतना डिस्कशन हम आपको कर रहे हैं इसीलिए ताकि आपको ये वीडियो समझ आ जाए और इस चैप्टर में आपको सभी चीज़ें समझ आ जाए। यदि समझ आ रही हैं, देखिए मैसेज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के समय ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए, मानव मस्तिष्क क्या होता है, हम आपको आपके सामने इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो बनाएंगे ही, वो तो अलग की बात है, लेकिन हम इसका जो एक फ्लो चार्ट बनाएंगे वो आप समझ लेंगे तो आपको डायग्राम भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये मानव मस्तिष्क तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है पश्चिम मस्तिष्क, और तीसरा है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो हम इनमें मस्तिष्क ना लिख के केवल अग्र लिख रहे हैं, मध्य लिख रहे हैं और पश्चिम लिख रहे हैं। इस तरीके से आप याद करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इस तरीके से हुआ। अब अग्र मस्तिष्क को भी हमारे पास में डिवाइड किया गया है तीन टाइप से। कौन कौन से टाइप है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। सेकंड है थैलेमस, और थर्ड है हमारा हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ओके, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ना, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं, कौन कौन सी, आपके पास यहाँ पर एक आंख ये है, एक आंख ये है, तो इन आंखों को बीच में कौन जोड़ रहा है, ये इसको हटाते हैं, ठीक है। या तो इसी से समझिए, देखिए
यहाँ पर आपके पास एक ये शीशा है, एक ये शीशा है, ठीक। अब इन शीशों को बीच में कौन जोड़ रहा है? ये वाली लाइन जोड़ रही है। समझ रहे हैं कि ये वाली लाइन जोड़ रही है ना, तो एक ये है, एक ये है, तो ये आपका मान लीजिए अग्र मस्तिष्क है, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क है, और बीच में ये आपका मध्य मस्तिष्क है। तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क। इसी तरीके से आपके मस्तिष्क में भी होता है। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का काम मध्य मस्तिष्क करता है। समझने का तरीका है, चश्मे से समझा दिया, और भी अच्छी बात है। अब क्या है, अब यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क को हम समझेंगे कि पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से आपको अग्र मस्तिष्क समझ आ रहा है कि 3 टाइप में, उसी तरीके से इसको भी हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। यहीं पर समझते हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से, ताकि अब हम यहाँ पर अच्छे से फ्लोचार्ट बना पाए। तो पहला जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। दूसरा हमारा जो है उसको बोलते हैं पोन्स, और तीसरा हमारा जो है उसको बोलते हैं मेडुला। तो अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं पोन्स को। अब इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मानव मस्तिष्क खत्म, ठीक। तो देखिए प्रमस्तिष्क क्या होता है। प्रमस्तिष्क एक ऐसी चीज होती है, मतलब मानव मस्तिष्क का एक ऐसा भाग होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, बताइए बताइए, मतलब बताइए। देखिए प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे, सबसे बड़ा भाग। और जो हम चीज याद करते हैं तो लंबे समय तक हमारा यही याद दिलाता है, लंबे समय तक याद रखने में सहायक, लंबे समय तक याद रखने में हमारा प्रमस्तिष्क सहायक होता है, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है, यहाँ पर विभिन्न ग्राहियों के संग्रहण होते हैं। विभिन्न ग्राही 5 ग्राही होते हैं और टाइप से ग्राही बन जाते हैं, तो उनके यहाँ पर संग्रहण होता है। मतलब जो भी हमारा मस्तिष्क, देखिए यहाँ पर केवल मेरु तंत्रिका ही काम नहीं करेगी, फर्स्ट इज मेरु तंत्रिका काम करेगी, लेकिन उसके पश्चात हमारा मस्तिष्क तो ध्यान रखेगा ना, स्टोर करके रखेगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कैसी गलती? जैसा कि अभी हमने कप को छू लिया था, गरम कप को छुआ था तो हमने तुरंत हाथ हटाया था, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए हमारे मस्तिष्क में स्टोर होनी चाहिए वो बात कि ऐसी गलती हम दोबारा ना कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वो जिम्मेदार होगा? प्रमस्तिष्क होगा। विभिन्न ग्राहियों के क्षेत्र होता है, ठीक है। अब थैलेमस क्या, देखिए थैलेमस, तो थैलेमस क्या होता है कि ये हमारे इस मतलब कि हाई स्कूल के टॉपिक में तो है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस जब समझाते हैं तो थैलेमस को भी समझना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर थैलेमस क्या होता है? थैलेमस एक ग्रंथि होती है, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर हाइपो का मतलब होता है ऊपर, तो थैलेमस क्या होता है? थैलेमस से हमारे पास क्या होता है बताइए? यहाँ पर तापमान का नियंत्रण होता है, ठीक। भूख न लगना, प्यास लगना और हमारे पास आंसू आना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कौन नियंत्रित करता है? ये हार्मोन का सिस्टम है। तो हार्मोन वाले टॉपिक में हम इसको और डिटेल में जानेंगे, लेकिन थैलेमस हम यहाँ पर एक बात बता दें कि वो क्या है? तापमान का नियंत्रण करता है और भूख और प्यास के लिए जिम्मेदार होता है। तापमान का नियंत्रण और भूख और प्यास का जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये सब बातें आप लिखने में ज़्यादा समझ आ रहा है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए अनुमस्तिष्क क्या होता है? अनुमस्तिष्क का काम है शरीर का संतुलन बनाना। अब यहाँ से आप एक बात सोच रहे हैं, शरीर का संतुलन, पहले हम लिख देते हैं फिर बताते हैं। अब देखिए शरीर का संतुलन बनाना, जैसे अभी हम यहाँ पर सीधे खड़े हैं ना, तो ये हम खड़े किसके कारण हैं? अनुमस्तिष्क के कारण खड़े हैं कि हम यहाँ पर सीधे स्ट्रेट खड़े रहें। अब जो शराबी होता है वो दारू पीना, शराब पीने के बाद वह सीधे खड़े नहीं हो पाता है, लड़खड़ा कर चलता है। मतलब जो शराब है सीधे इफेक्ट हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से पर डालती है? अनुमस्तिष्क के हिस्से पर डालती है। यहाँ पर इसलिए हमारा जो शराबी होता है, या हमारा शराबी का मतलब शराबी होता है, उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वो शराब
क्या बोलते हैं उसको, शराब को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे सीधे यहाँ पर मस्तिष्क में प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमारा शराबी संतुलन खो देता है। और पॉन्स क्या होता है, पॉन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। जैसे आप श्वसन कर रहे हैं तो ये श्वसन, आप अभी नॉर्मल सांस ले रहे होंगे, लेकिन जब आप दौड़ते हैं, बहुत तेज से दौड़ कर आए, फिर आप देखेंगे इस तरीके से आप सांस लेंगे। तो इस तरीके से मतलब इन दोनों के बीच में जो श्वसन दर का नियंत्रण, श्वसन दर समझ रहे हैं कि कैसे हम कितनी दर से सांस ले रहे हैं। सांस लेने की दर कितनी होती है, 12 से 16 होती है। यह अभी आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि है नहीं टॉपिक में, फिर भी जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ जब आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता होनी चाहिए, तो पता हम करा देते हैं। तो यहाँ पर पॉन्स क्या करता है, शरीर के संतुलन का काम तो हमारा अनुमस्तिष्क करता है, लेकिन श्वसन का जो नियंत्रण केंद्र होता है यहाँ पर पॉन्स होता है। तो श्वसन दर का नियंत्रण, तो श्वसन दर का नियंत्रण कौन करता है, पॉन्स करता है। और यहाँ पर मेडुला क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। देखिए, एक क्रियाएं होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरी होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी इच्छानुसार होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रिया होती हैं जो हमारी इच्छानुसार नहीं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं का एग्जाम्पल जैसे कि हम बताते हैं कि अभी हमारे को भूख लगी है, तो भूख लगने पर हम खाना खाएंगे हमारी इच्छानुसार। फिर यदि हमको चलना है तो हम चलेंगे अपनी इच्छानुसार, यदि हमको बैठना है तो हम बैठेंगे अपनी इच्छानुसार। लेकिन अनिच्छानुसार यदि हम, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम बिना अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते, आपका जो सांस लेने की दर है, ये आपको तभी पता चलेगा, मतलब ये आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आप सोचना चाहें कि हम सांस रोक लें तो आप कुछ समय के लिए तो रोकेंगे, लेकिन आप एक लिमिट होगी जहां पर आप इस सांस को नहीं रोक पाएंगे, और यदि आप इससे ज़्यादा रोकने का प्रयास करेंगे तो आप यहाँ से निकल लेंगे, आपका टिकट कट जाएगा। इसलिए ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार होती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का और एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे अनैच्छिक क्रिया कौन सी, अभी यही वाली हो गई कि जैसे हमारा गर्म कप पर हाथ लगा, तुरंत हट गया, तो हम अपनी इच्छा अनुसार तो हटा नहीं रहे, अपने आप हट रहा है, ठीक। तो ये हो गई बात। और दूसरी बात कौन सी, आपका जो हृदय धक धक कर रहा है, आप सोचे हम उसको धक धक करना बंद करा दें, अपनी इच्छा अनुसार बंद करा दें, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी ऐच्छिक क्रिया तो है नहीं। धक धक करना मतलब पंपिंग करना तो ऐच्छिक क्रिया है नहीं, धक धक नहीं होता, लबडब होता है, ठीक, लबडब। तो लबडब करना अपनी इच्छा अनुसार तो है नहीं, तो लबडब करना यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, ठीक। अनैच्छिक और ऐच्छिक में अंतर समझ गए। तो ये जो मेडुला होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण हमारा मेडुला रखता है। देखिए, मानव मस्तिष्क इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी हमने आपको डिटेल में समझाया है, और बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो हमने उससे ज़्यादा ही कहीं आपको बता दिया है। तो इतनी बार जब आप समझ गए हैं तो आइए देखते हैं मानव जो हार्मोन है उनको क्या क्या होता है, मतलब वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट से ही हमने आपको इस चैप्टर को समझाया है, तो यहाँ पर आगे भी समझाएंगे। देखिए, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण, अंडाशय, अधिवृक्क, थायराइड, ये सारी ग्रंथियों के नाम ही लिखे हैं। तो देखिए, हाइपोथैलेमस मुख्य होता है, लेकिन हम मुख्य तो किसको मानते हैं, पीयूष ग्रंथि को। लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, ये आप अपने आप लोगों को मान लीजिए, और ये आपका मैनेजर है, सॉरी ये आपके प्रिंसिपल हैं। तो आपके प्रिंसिपल या आपके टीचर्स, या आपके प्रिंसिपल भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, तो आपके ऊपर ये दोनों दबाव डालते हैं। तो आपके ऊपर ये जब दबाव डालते तो इनके ऊपर भी तो कोई दबाव डालेगा, वो कौन होंगे, वो हमारा हाइपोथैलेमस होगा, अर्थात मैनेजर होंगे, जो प्रिंसिपल और अदर टीचर्स पर दबाव अपना बनाए रखेंगे, और बच्चे पर टीचर दबाव बनाते हैं, मतलब यहाँ पर ये टीचर हो जाएंगे और ये बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि कैसे हमारा ये काम होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन देता है, कौन सा छोड़ता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस इस पीयूष ग्रंथि में क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो वो हार्मोन है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन की सहायता से यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि यहाँ पर केंद्र होता है, मुख्य केंद्र होता है। छोटी ग्रंथि होती है, इतनी छोटी सी, लेकिन ये छोटी ग्रंथि इन सभी ग्रंथियों पर
अपना दबाव बनाए रखती है। ठीक है, चलिए तो बनाने के लिए ऐसे समझाने के लिए अब ये पीयूष ग्रंथि इन सभी ग्रंथियों पर अपना दबाव बनाती है। अच्छा, पीयूष ग्रंथियों से इन ग्रंथियों पर दबाव कैसे बनता है ये समझते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने अपना काम यहाँ पर दे दिया। अब पीयूष ग्रंथि सोच रहे मैं तो यहाँ हूँ, मुझे सभी जगह के काम करना है, तो अकेले हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इन सभी लोगों को यहाँ पर इसने जनरेट किया और सभी के काम अलग अलग बांट दिया और बोला कि अब तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। मतलब इस तरीके से काम उनको विभाजित कर दिया किसने, पीयूष ग्रंथि ने। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से ही यहाँ पर इनके निर्माण होते हैं। तो आइए हम इनके सबके काम जान लेते हैं। ये सब चीजें हमने समझ ली। अग्नाशय का क्या काम होता है, अग्नाशय, तो इसका एक यहाँ से हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन हार्मोन नहीं है यहाँ पर। देखिए, इंसुलिन यहाँ से हार्मोन निकलता है और इस इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण, ग्लूकोज का नियंत्रण। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रसर, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। और ये टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, ये होता है ओनली और ओनली नर यानी मेल में। और हम नर को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो इसको भी आप बना सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन लिख सकते हैं। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं समझ रहे हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब ये है कि आपकी आवाज, मतलब नर में आवाज का भारी होना, उसके बाद आप मतलब कि इस मसल्स का डेवलप होना, मसल्स मजबूत हो जाना और हाइट बढ़ने लगना, हाइट ग्रोथ होना, उसके बाद यहाँ पर मूछें आना, विभिन्न अंगों पर बाल आना, इन सभी ये हमारे जो लक्षण है, ये हमारे जो सिम्टम्स हैं, ये हमारे प्रेशर से ये हमारा कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर अंडाशय देखिए, अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन क्या है बताइए। अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है हमारे पास एंड्रोजन या एस्ट्रोजन बोल सकते हैं उसको। ठीक, एस्ट्रोजन भी यही काम करता है, लेकिन यह काम हमारे कौन में हो जाएगा, एंड्रोजन के काम में हो जाएगा। ये हमारा किस में होगा, फीमेल में होगा। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस टाइप से, मतलब मादाओं को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये एस्ट्रोजन हो जाएगा और इसमें भी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है, वाहन होता है, मतलब यहाँ पे ये नियंत्रण करता है। अब फीमेल्स में कौन कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, तो फीमेल्स में आवाज का पतला हो जाना, मसल्स का हल्का कम हो जाना और हाइट एक समय के बाद रुक जाना, उसके बाद यहाँ पर स्तनों में वृद्धि होना और विभिन्न अंगों पर बाल आना, ये भी होता है। तो इतनी जब आप बात यहाँ पर समझ जाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से होता है। ये हमारे नर के लिए होता है, ये हमारे मादा के लिए होता है। अब यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि क्या होता है, ये ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, इससे हार्मोन निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकलता है, एड्रिनल हार्मोन निकलता है। और ये काम करता है कौन सा, ये काम करेगा इमोशन पर, मतलब हमारी भावनाओं को यही निकालता है। हमें गुस्सा आता है, हमें कभी प्रेम आता है, या हमें कभी बहुत तेज चिड़चिड़ापन होता है, तो ये सारे इमोशंस पर कौन प्रभाव डालता है, ये हमारा एड्रिनल, ये हमारा देखता है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। ये हमारा हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या काम करता है, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। उपापचयी क्रिया क्या होती है, उपापचयी क्रिया वे क्रिया होती हैं जिनके माध्यम से हमारा जो जटिल कार्बनिक अणु होता है उसको तोड़कर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं कि हम उस ऊर्जा का प्रयोग अपने शरीर की वृद्धि और अन्य कामों के लिए यूज करते हैं। तो इस पर हमारा नियंत्रण कौन करता है, थायराइड। देखिए, इस तरीके से हमारे बॉडी को बनाया गया है कि ये सभी काम हमारे एक बेहतरीन तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे से हों। ठीक, इसीलिए ये सभी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई भी जाती हैं क्योंकि आपके बुक में दी है।
तो यह आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि मानव जो में जो हार्मोन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और हार्मोन्स कम समय के लिए काम करते हैं, मतलब बहुत ही अवधि के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हैं तो अभी पर आपके तुरंत आप पर नहीं इफेक्ट आएगा इनके कारण, तो आप पर धीरे धीरे इफेक्ट आएगा। जैसे आपके पास यही है, वर्षल है, ये वाले से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, तो इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, धीरे धीरे आप पर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अंडाशय पर भी है, तो धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं हार्मोन का काम। अब हम देखते हैं, यहाँ पर मानव वाला टॉपिक खत्म होता है, अब हम समझ जाएंगे पादप का चीज, मतलब पादप के। तो देखिए यहाँ पर पादपों में कुछ गतियां होती हैं, और ये टर्म्स हैं इन गतियों के, तो इनको हम पहले इन टर्म्स को समझेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अनुसार वर्तन मतलब चलना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पौधा है, ये हम यहाँ पर पौधा बना रहे हैं, और यहाँ से आपका सूर्य यहाँ पर इनके किरणें डाल रहा है, तो ये पौधा और इसकी जड़ यह इस तरीके से झुक जाएंगी, और ये इस तरीके से, मतलब कि ये जड़ इस तरीके से आएंगी और ये वाली पत्तियां सूर्य की ओर जाएंगी। ये वाली पत्तियां कहाँ जाएंगी? सूर्य की ओर। तो कुछ इस टाइप से आपका पौधा बन जाएगा, इस टाइप से, मतलब ये हमारा पौधा बन जाएगा। मतलब क्या है? बेसिकली यही बात है कि प्रकाश के कारण जो गति होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, और ये हमारी जनरली पाई जाती है किसमें? तने में। लिख देते हैं तने में पाई जाती है, लगभग जनरली बोल सकते हैं। तो उसका गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व के कारण, मतलब पृथ्वी के केंद्र में एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके कारण जो हमारी गति होती है उसको बोलते हैं क्या? गुरुत्वानुवर्तन। और ये जड़ों में होती है, जड़ों में। ठीक। अब जलानुवर्तन क्या होता है? जलानुवर्तन मतलब जहां पे इसको जल मिलेगा। मान लीजिए आपके पास ये हमारे पास पौधा है, ये हमारे पास पॉट है, और ये हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। इधर हमारे पास पॉट लगा है, मतलब पौधा लगा है। रुकिए, पौधे को अच्छे से बनाते हैं ना, अब बना ही रहे तो अच्छे से ही बना दें। देखिए ये हमारे पास पौधा है, और इधर की मिट्टी हमारे पास सूखी है, और बट इधर हमारे पास नम मृदा है। तो यहाँ पर जब सूखी मृदा है तो यहाँ पर इसको पानी की जरूरत होती है, जड़ों को। तो जड़ जहाँ पर पानी ढूंढेगा, अपनी जड़, ये वाली जड़ उधर ही की ओर खिसक जाएंगे। तो इन जड़ों का पानी की ओर खिसकना जलानुवर्तन कहलाता है। जल के कारण गति होती है, और इसको बोलते हैं जलानुवर्तन। और ये किस में होती है? जड़ों में होती है, ये भी हमारी जड़ों में होती है। अब देखिए स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन जैसे आपने छुई मुई का या टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा, उसमें क्या होता है कि छुई मुई जानते हैं ना, छुई मुई, जैसे हम उसकी पत्तियों को टच करते हैं तो वो मुरझा जाती है। यहाँ पर क्या होता है? पत्तियों में होता है, तो पत्तियों में ये हो जाता है। ठीक है, ये जैसे हम उसको टच करते तो मुरझा जाती है, तो ये गति होती है। तो इस गति को हम बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन। अब होता है रसायनुवर्तन। अब रसायनुवर्तन को आप डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो रसायनुवर्तन यहाँ पर ये होती है पराग नलिका में। अब ये पराग नलिका क्या होती है अभी आप नहीं जानते होंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, मतलब अगले चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि पराग नलिका में ये वाली गति कैसे होती है। अब तापानुवर्तन। तापानुवर्तन का मतलब यही है कि उष्णकटिबंधीय जो पौधे होते हैं तापमान के कारण वे सूख जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तापमान उष्णकटिबंधीय पौधों में, उष्णकटिबंधीय पौधों में ये वाली गति हमारी पाई जाती है। तो इस तरीके से पादपों में गति होती है। पादपों में समन्वय को हम यहाँ पर समझते हैं कि पादपों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे क्योंकि इतना ही है। तो देखिए पादप में जो हार्मोन है वो 5 टाइप के हार्मोन होते हैं, 5 टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। और ये हार्मोन कौन कौन से काम करते हैं पादपों में वो समझते हैं। देखिए पहला जो हमारा हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, ये हमारे पौधों की वृद्धि करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पौधा है, ये हमारे पास पौधा है, ठीक है, तो इसके एक ऊपर क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये तना। तो इस तनों में, प्ररोह में, शीर्ष भाग में यहाँ पर ये ऑक्सिन छिड़का जाता है, और जड़ों में भी ये पाया जाता है। तो यहाँ पर इन जड़ों की वृद्धि के लिए हमारे पास ये ऑक्सिन हो जाएगा, और तने की वृद्धि के लिए, मतलब ऊपर की शीर्षाणु वृद्धि के लिए हमारे पास ऑक्सिन हो जाएगा। मतलब जैसे कि कोई पौधा लगता है, हम उसको आसानी से जल्दी वृद्धि कराना चाहते हैं, जल्दी लंबा कराना चाहते हैं, तो हम ऑक्सिन का छिड़काव कर देते हैं और वो पौधा लंबा हो जाता है। और दूसरा है हमारे पास जिब्रेलिन। ठीक है, ये भी हमारा पौधों में एक वृद्धि हार्मोन है, मतलब ये भी पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। अब साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन यहाँ पर ये कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन।
पादपों में जो कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन हमारे पास किसके कौन से हार्मोन द्वारा होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। इससे हमारे पास कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर एग्जाम्स। ठीक, तो साइटोकाइनिन यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको ये बोलते हैं, साइटोकाइनिन भी हमारा वृद्धि हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन। तो ये हमारे जो हमारे ऊपर 3 हार्मोन लिखे हैं, ये तीनों ही हमारे मतलब हमारे कौन से हार्मोन है, ये 4 हमारे हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। अब एथिलीन क्या होता है, एथिलीन एक गैस होती है। ठीक, एथिलीन एक गैस होती है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम फलों को जल्दी से जल्द पकाना होता है। जैसे मान लीजिए केले जाते हैं, कच्चे केले आप उसमें एक गैस छिड़काव कर देते हैं, उसको रख देते हैं, कुछ समय के बाद वो पक जाते हैं, तो मतलब जल्दी से फल को पकाने के लिए हमारे एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई है इतनी बड़ी, तो यहाँ पर हो जाता है काम जल्दी बिना कोई देर घड़ी। तो यहाँ पर एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है, फलों को पकाने का काम। और ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये गैसीय अवस्था में हार्मोन पाया जाता है। अब एब्सिसिक अम्ल, एक एसिटिक होता है, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। 4 आपके पास वृद्धि हार्मोन है, और यदि वृद्धि मतलब मान लीजिए आपके पास कोई पेड़ है और उसमें 4 वृद्धि हार्मोन काम कर रहे हैं, तो वो वृद्धि करते रहेंगे और वो हमेशा करते रहेंगे और हम उनको रोक नहीं पाएंगे। तो उनकी वृद्धि को एक समय के बाद रोकने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, एब्सिसिक अम्ल, की होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। और इसका काम क्या होता है, पत्तों को गिराना, वृद्धि को रोकना है, पत्तों को गिराना, इस टाइप से पत्तों को गिराना है, पत्तों को मुरझाना, और सीधे आप बोल सकते हैं कि पौधों की वृद्धि को रोकना, पौधों की वृद्धि को रोकना। ठीक है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ चुके हैं कि क्या ये हमारे पास काम करता है। देखिए, हो गया चैप्टर, हो गया खत्म। चैप्टर इस तरीके से हमने खत्म किया, जल्दी खत्म किया है। जल्दी का मतलब आपको सारी चीज़ें समझाइए, सारी चीज़ें का मतलब सब चीज़ें समझाइए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूट गई हो। यदि छूट भी गई हो गलती से तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको फिर से समझाएंगे। और जो भी चीज़ नहीं समझ आए उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसको समझाएंगे। और आशा करते हैं आपको इस चैप्टर का जो 1 शॉट है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी कभी, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस सब में बहुत ज़्यादा समय लगता है। पहले वीडियो को रिकॉर्ड करना, 1 शॉट आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद एडिटिंग करना, फिर उसके बाद आपको थंबनेल बनाना, फिर उसके बाद मेन काम अपलोड करना। अपलोड करने में जो डाटा लगता है वो हम पैसों से, या डाटा बहुत महंगा होता है, जान ही रहे हैं कि इस तरीके से रिचार्ज हम कराते हैं और आपके लिए वीडियोस अपलोड करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हम कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा साथ और हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम होगा पता नहीं, मतलब कोई से भी हम क्लास आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको क्लास डेली मिल रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम आपके लिए डेली रिकॉर्ड करते हैं और डेली एडिट करते हैं, डेली अपलोड करते हैं, सारी चीज़ें हम डेली करते हैं। और यदि आप डेली पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके लिए गलत होगा। ठीक है, आपके लिए गलत होगा। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतनी जल्दी क्या बोल रहे हैं, फिर से समझिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। यदि समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने भैया का साथ जरूर निभाइएगा और अपने एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ऑल द वेरी बेस्ट।